आज हम लाहौर बोर्ड 2017 का सेकंड ग्रुप डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0 इज 2 देन ए इज। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और एक रूट उसका गिवन है 2 है। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और जो इसका एक रूट गिवन है उसकी वैल्यू है 2। हमें पता है रूट क्या होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम x की जगह पे ये 2 लगा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, माइनस 3 टू 6 प्लस a इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 6 आपके पास हो जाएगा माइनस 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। माइनस 2 दूसरी तरफ ले आए तो आपके पास a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो फिर इसका राइट ऑप्शन होगा a इज इक्वल टू 2। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, और ये हमारे पास पहले भी बोर्ड में फर्स्ट ग्रुप में भी आया है, सिर्फ वो n टर्म्स में लिखा था। यहाँ पे n की बजाय नंबर गिवन है, इंडेक्स जो है वो 7 है। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 7। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, जो आपके पास इंडेक्स होता है उससे एक ज्यादा होती है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप n देखें, इंडेक्स 7 है, इससे एक ज्यादा होने का मतलब है n प्लस 1, तो वो 7 प्लस 1 8 टर्म्स होंगी आपके पास एक्सपेंशन में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन 8। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री। अगर आप देखें, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होगी। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या आएगा। क्वेश्चन आपके पास है एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। परमुटेशन की डेफिनेशन लगा देते हैं। ऊपर हमारे पास फॉर्मूला होता है ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल लिखते हैं, तो आ जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये वाला आर का फैक्टोरियल एज इट इज आएगा। अब ये वाला जो नीचे वाला नंबर है एन माइनस आर फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर आप लोगों के जहन में कम्बिनेशन की डेफिनेशन हो तो ये कम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखा है एन सी आर। फॉर्मूला होता है एन का फैक्टोरियल, नीचे वाले नंबर आर का फैक्टोरियल और फिर इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यही फॉर्म बन गई है। फिर हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन एन सी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। कम्प्लेक्स नंबर गिवन है ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू। आपको बेटा इसमें ये बोला जाए कि मैग्नीट्यूड फाइंड करें, या आपको कहा जाए लेंथ फाइंड करें, या आपको कहा जाए नॉर्म फाइंड करें, या डिस्टेंस फाइंड करें, या आपके पास ये वाला साइन यूज हो रहा है जो यहाँ पे हम क्वेश्चन में लिखा है ए प्लस बी आयोटा और इस तरह से वर्टिकल साइन लगा, इसका भी मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो इसका फॉर्मूला बेटा हम लोगों के पास होता है, आपने आयोटा के बगैर जो नंबर है उसका स्क्वायर लेना। यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लेना, वो बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी का स्क्वायर। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखें तो ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 16 इज। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं कोई दो नंबर ए और बी का, तो उसका आपके पास फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का प्लस माइनस स्क्वायर रूट इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट। नंबर देखिए दो नंबर गिवन है 4 और 16, तो इनकी हम प्रोडक्ट कंसीडर कर लेते हैं। आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाइड बाय 16। प्लस माइनस 16 इंटू 4 बेटा 64 होता है, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो आ जाएगा प्लस माइनस 8। फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू आ जाएगी बी ऑप्शन प्लस माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए।
आपने याद रखना है, अगर ए वर्टेक्स के ऑपोजिट हो तो हमारे पास फॉर्मूला इसका होता है स्क्राइब्ड सर्कल में, ये R1 से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए। अगर बेटा ये ऑपोजिट लिखा हो वर्टेक्स बी के, ऑपोजिट टू वर्टेक्स बी, वर्टेक्स बी के ऑपोजिट अगर स्क्राइब्ड वाला सर्कल है उसका रेडियस आपके पास होगा R2 से डिनोट करते हैं और होता है डेल्टा ओवर S माइनस बी। सिमिलरली अगर B की बजाय C के ऑपोजिट पड़ा होगा तो फॉर्मूला होता है R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस सी। अभी चूंकि देखें वर्टेक्स A के ऑपोजिट पड़ा, फॉर्मूला होगा डेल्टा ओवर S माइनस ए, तो D इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाता है, लिखा है कॉज सीकेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम लोगों के पास क्वेश्चन है कॉज इंटू सीकेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू। अब हम लोगों ने क्या करना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। आपने ये वाली जो वैल्यू है इसको कैलकुलेटर में चेक कर लेना है। चूंकि हमारे पास कैलकुलेटर में सीकेंट इनवर्स नहीं होता तो हम इसको पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं। हम लोग इसको कुछ भी लेट कर लेते हैं, लेट सीकेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू से वाई। सीकेंट दूसरी साइड पे ले जाए तो आपके पास आ जाएगा सीकेंट y इज इक्वल टू 1, और सीकेंट होता है कॉज का रेसिप्रोकल, मीन ये हो जाएगा 1 ओवर कॉज y इज इक्वल टू 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास यहां से फिर आ जाएगा कॉज y इज इक्वल टू 1। हमें y एंगल चाहिए, कॉज दूसरी साइड पे ले जाए तो हो जाएगा कॉज इनवर्स 1। तो ये फिर हमारे पास होगा कॉज इनवर्स 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, शिफ्ट कॉज करें, ये आपके पास कॉज इनवर्स आ गया 1, ये आपके पास एंगल आ गया 0। ये वाली वैल्यू सीकेंट इनवर्स 1 वाली, चूंकि अब हमारे पास कॉज इनवर्स 1 बन रहा है तो 0 आ गई। फिर हमने कैलकुलेट क्या करना है, कॉज ऑफ 0। कॉज 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, मैं कैलकुलेटर में चेक करवाता हूँ, कॉज ऑफ 0, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 1। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बेटा 1, जो कि आपके पास ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, द डोमेन ऑफ कॉज एक्स इज। डोमेन बेटा कॉज फंक्शन की पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होता है, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। और ये वाला आपके पास इधर बुक में लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर लें प्रिंसिपल फंक्शन की बात करें तो फिर डिफरेंट होता है। मैं पेज नंबर, आप चैप्टर नंबर 13 में आ जाएं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है, आपने ये टेबल याद रखना है। सो ये आपके पास हमारे पास है पेज नंबर 395 पे फंक्शन लिखे हुए हैं, डोमेन लिखी हुई हैं और उनकी रेंजेस लिखी हुई हैं। तो ये कॉज फंक्शन देखिए, डोमेन 0 से पाई लिखी है और रेंज -1 से 1 लिखी हुई है। ये आपके पास आ गया फिर डोमेन कॉज फंक्शन की R और -1 और 1, C भी ऑप्शन होता है। अगर आप डोमेन बात करें प्रिंसिपल फंक्शन की, प्रिंसिपल फंक्शन cos x की होती है -1 से 1, वैसे होती है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड। ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं, इफ द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज हाफ इंटू 3 माइनस n, देन फर्स्ट 3 टर्म्स आर। अच्छा, ये बताने से पहले क्वेश्चन नंबर 9 वाला ध्यान से देख लें। ये जो लिखा है डोमेन ऑफ कॉज फंक्शन, वैसे आपके पास डोमेन कॉज फंक्शन की पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होता है, यानी -∞ से इन्फिनिटी। चैप्टर नंबर 9 में इसकी डोमेन फंक्शन की रेंज लिखी हुई है, तो ये भी मैं आपको चेक करवा दूं। तो आपने ये देख लेना कि प्रिंसिपल फंक्शन है या नहीं। प्रिंसिपल में डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ये बेटा डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आइडेंटिटीज, ये देखिए हमारे पास सेकंड फंक्शन है cos थीटा, उसकी डोमेन लिखी है थीटा बिलोंग टू आर। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो फिर इसकी डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर भी होती है और -1 से 1 भी होती है। तो बस ये आप लोगों ने देख लेना है, -1 से 1 बल्कि रेंज होती है, तो सही ऑप्शन सेट ऑफ रियल नंबर है, बी ऑप्शन। ये रेंज है बल्कि, तो करेक्शन कर लें, बी इज द राइट ऑप्शन, सेट ऑफ रियल नंबर होगी।
ओके, हम डिस्कस कर रहे थे बेटा क्वेश्चन नंबर 11, इफ द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज हाफ इंटू 3 माइनस n, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। हमारे पास जो nth टर्म का फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला वो ये लिखा है, ए एन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 माइनस n। अब यहाँ पे आप लोग चेक करें, हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। ए एन डिनोट करता है nth टर्म को, n की जगह 1 लगाएं फर्स्ट टर्म हो जाएगी, n की जगह 2 लगाएं सेकंड टर्म हो जाएगी, n की जगह 3 लगाएं तो थर्ड टर्म हो जाएगी। पहले n की जगह हम 1 लगा लेते हैं, a 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, या n की जगह 1 लगाएं तो आ जाएगा 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1/2, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1। जैसे हमने फर्स्ट टर्म फाइंड किया, सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं a2, n की जगह बेटा 2 लगा लेंगे, आ जाएगा 1/2 3 माइनस 2, सो 1/2 3 माइनस 2 आपके पास 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 1/2। अब थर्ड टर्म चेक कर लेते हैं, लास्ट टर्म n इज इक्वल टू 3 लगा लेते हैं, a3 आपके पास हो जाएगा 1/2, n की जगह 3 लगाएंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर वो 0 ही हो जाता है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म आई 1, दूसरी टर्म आ गई 1/2 और तीसरी टर्म आ गई 0, तो 1 1/2 0 राइट ऑप्शन होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो डी राइट ऑप्शन है, 1 1/2 और 0। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है tan पाई माइनस a इज इक्वल टू, और ऑप्शंस गिवन है tan अल्फा माइनस tan थीटा माइनस tan अल्फा cot अल्फा, तो ये a नहीं एक्चुअल में अल्फा लिखा है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है आपके पास tan पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू, हम इसको बेटा 90 के फॉर्म में अलाइड एंगल की फॉर्म में चेक करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan, हमें पता है पाई की वैल्यू क्या आती है, पाई की वैल्यू होती है 180। 180 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 और माइनस अल्फा वैसे रहेगा। अब हमें पता है अगर इवन फंक्शन, इवन मल्टीपल हो 90 का, फंक्शन चेंज नहीं होता, चूंकि 2 इवन नंबर है तो हमारे पास tan फंक्शन tan ही रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। ये वाला आपने याद रखना है, जो अल्फा एंगल है, जो भी 90 के साथ एंगल लिखा है वो एज इट इज आ जाता है। यहाँ पे माइनस या प्लस सिर्फ हमें क्वाड्रेंट इंडिकेट करता है। अब 2 इंटू 90 का मतलब है बेटा आप दूसरे क्वाड्रेंट में हैं, और एक चीज आपने याद रखनी है, अगर आप ऐड करें एंगल में तो आप चले जाते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर आप एंगल में से कुछ माइनस करते हैं, एंगल में से माइनस करें तो आप रहते हैं सेम क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। और एक चीज और साथ में दिखा देता हूं ताकि अगर कुछ और इस तरह का क्वेश्चन हो आप लोग कर सकें। अगर बेटा हो ऑड मल्टीपल 90 का, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो फिर तरीका ये होता है कि आपका जो साइन फंक्शन है वो चेंज हो जाता है कॉज में, और अगर कॉज हो तो साइन में। अगर आपके पास बेटा tan फंक्शन हो तो चेंज हो जाता है कॉट में, और अगर कॉट फंक्शन हो tan में। अगर आपके पास सीकेंड फंक्शन हो तो चेंज हो जाता है कोसीकेंड में, और अगर कोसीकेंड हो तो सीकेंड में। ये है ऑड मल्टीपल के केस में। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि अब तो 2 टाइम है, अगर कहीं और नंबर बनता तो आपको रूल्स पता हो। अब हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 2 टाइम 90 का मतलब है बेटा दूसरा क्वाड्रेंट माइनस करे हो, तो जैसे माइनस करने पे सेम क्वाड्रेंट में रहते हैं, हम दूसरे क्वाड्रेंट में हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में tan फंक्शन नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर फिर आ जाएगा माइनस tan अल्फा। तो हम यहां से राइट ऑप्शन देख लेते हैं। राइट ऑप्शन आपके पास है सी ऑप्शन, माइनस tan अल्फा। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। अब ये जो एंगुलर बाइसेक्टर्स लिखा है ये एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में बात कर रहा है। तो एंगल बाइसेक्टर्स की अगर बात की जाए, एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं सी ऑप्शन इन सेंटर। ये भी आपको बुक में दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को इस तरह के पॉइंट जो मुख्तलिफ आ सकते हैं। चैप्टर नंबर अगर आप 12 में आ जाए, एक्सरसाइज 12.8 से पहले, तो ये सारा कुछ आपके पास वहां पे डिफाइन किया हुआ है। हम अभी वहां से एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। अगर आप सरकम सर्कल में बात करें तो सरकम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। यानी अगर बाइसेक्टर हो साइड्स का तो वो आपके पास सरकम सेंटर होता है। यहां पे अगर देखें इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। तो अगर एंगल बाइसेक्टर्स हो तो फिर वो हमारे पास इन सर्कल का इन सेंटर बनता है।
तो ये आपने जहन में रखना है। बहरहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x की पावर -1 इज वैलिड इफ। आपने याद रखना है अगर आपके पास बाइनोमियल सीरीज हो वो वैलिड तब होती है अगर x एब्सोल्यूट की वैल्यू लेस देन 1 रहे। बाइनोमियल सीरीज की जनरल फॉर्म होती है 1 + x की पावर n, यानी 1 के साथ जो कुछ है वो हमारे लिए x होगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखें लिखा है 1 + 2x की पावर -1। सो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 1 + 2x की पावर -1। मैंने आपको बताया 1 के साथ जो कुछ है दैट इज x। तो हमारे पास फिर होना क्या चाहिए, ये जो इस तरह वर्टिकल साइन है ये एब्सोल्यूट का होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x मस्ट बी लेस देन 1 फ्रॉम दिस कंडीशन। अब हमें यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, तो ये वाला 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा x एब्सोल्यूट लेस देन 1/2। तो ये फिर हमारे पास कंडीशन होगी इसके वैलिड होने की, x एब्सोल्यूट लेस देन 1/2। तो राइट ऑप्शन होगा बेटा ए ऑप्शन, x एब्सोल्यूट लेस देन 1/2। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। इफ a एंड b आर मैट्रिसेस देन AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू। आपने याद रखना है बेटा ट्रांसपोज हो इनवर्स हो, हमारे पास ये रूल होल्ड करता है। AB का ट्रांसपोज सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज करके ट्रांसपोज आ जाता है। पहले AB लिखा है, हमारे पास आ जाएगा B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज, ये राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखें A इज द राइट ऑप्शन, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है द फ्रैक्शन x² + 7x + 3/x + 1 इज इम्प्रॉपर, प्रॉपर, इक्विवेलेंट या आइडेंटिटी। सो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन आपके पास है x² + 7x + 3 डिवाइडेड बाय x + 1। अब देखें इन जनरल अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल हो p(x) ओवर q(x) इस तरह रैशनल फॉर्म में लिखे हों, प्रॉपर कब बोलते हैं और इम्प्रॉपर कब बोलते हैं वो देख लेते हैं। अगर बेटा आपके ऊपर वाले पॉलिनोमियल p(x) की डिग्री ज्यादा हो या इक्वल हो नीचे वाले पॉलिनोमियल की, तो इसको हम बोलते हैं ये इम्प्रॉपर है। और अगर आपके ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री छोटी हो नीचे वाले पॉलिनोमियल से तो प्रॉपर होता है। अब देखें ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, और नीचे वाले पॉलिनोमियल में देखें तो डिग्री 1 बनती है। हमने क्या बोला, अगर ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा होगी या इक्वल होगी नीचे वाले के तो इम्प्रॉपर होगा। अब चूंकि ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा है नीचे वाले से, इस केस में ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो राइट ऑप्शन बेटा आपके पास यहाँ पे होगा ए ऑप्शन। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ ए इज। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है अगर वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है वो बता देता हूं। क्वेश्चन, अगर फर्ज करें ए मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा अगर वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका अगर आप डिटर्मिनेंट लें वो नॉन जीरो आ जाए। अगर आपका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर हमारे पास वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक बात। और दूसरी बात, उस केस में मैट्रिक्स का इनवर्स भी आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपने याद रखना है। अब चूंकि वो कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, तो वो तब करेगा जब नॉन सिंगुलर होगी, बी राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाता है, लिखा है NC0 इज इक्वल टू। हम सबसे पहले NCR का फॉर्मूला देख लेते हैं कॉम्बिनेशन का। NCR जनरल फॉर्मूला होता है ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, एंड देन डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स, तो आ जाएगा n - r का फैक्टोरियल। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है NC0। इस पे डेफिनेशन लगाते हैं, ये आपके सामने ये साथ में लिखा हुआ है। ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल, नीचे नंबर 0 का फैक्टोरियल, फिर इनका डिफरेंस आ जाएगा n - 0 का फैक्टोरियल। तो वो आपके पास हो जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल। बेटा आपने याद रखना है अच्छी तरह, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1, n - 0 आ जाएगा n का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसर, आंसर विल बी 1। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बेटा 1। अब देखिए इसने 1 नहीं लिखा हुआ, इसने लिखा है NP2 NCN NC2 NCN + 1। हम सिर्फ ये देखेंगे, देखिए इसको अगर NC0 को सिंप्लीफाई करें आंसर 1 आता है।
हम देखेंगे कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पे 1 आंसर देगा। अगर हम बी ऑप्शन को इवेल्युएट करें जो NCN लिखा है, NCN पे डेफिनेशन लगाते हैं, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा n का फैक्टोरियल, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल वो आ जाएगा n का फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस तो आ जाएगा n माइनस n का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास हो गया n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, n माइनस n क्या हो गया 0 का फैक्टोरियल। अभी हमने देखा 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये 1 हो जाएगा और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसर, तो आंसर क्या आ गया 1। आंसर हमारा यहाँ पे 1 आया, तो इसका मतलब है NC0 और NCN आपस में इक्वल होते हैं, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं, लिखा हुआ है सीकेंट थीटा ओवर कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू, हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्सप्रेशन को। हमारे पास बेटा एक्सप्रेशन गिवन है सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसीकेंट थीटा। आपने याद रखना है सीकेंट होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कोसीकेंट होता है 1 ओवर साइन थीटा। अब ये वाला 1 ओवर साइन थीटा रेसिप्रोकल होकर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन ओवर कॉस क्या होता है, साइन ओवर कॉस बेटा हमारे पास होता है टेन थीटा। तो इस केस में आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा टेन थीटा, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इफ अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b is such that range of function is equal to b then function is called। बेटा अगर आपका रेंज और b सेट आपस में इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव, बी इसका राइट ऑप्शन है। सरजेक्टिव भी बोलते हैं इसको, ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं, तो आपने जहन में रखने हैं दोनों नाम, कुछ भी पूछ सकता है। अगर रेंज ऑफ फंक्शन b के बराबर आ जाएगी तो वो सरजेक्टिव फंक्शन होता है या ऑन टू फंक्शन होता है, और अगर आपके पास जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो सबसेट हो b का, कंप्लीट इक्वल ना हो, सबसेट बन रहा हो b वाले का, तो वो आपके पास होता है इनटू फंक्शन। तो ये भी आपने जहन में रखना है। यहाँ पे बेटा फिर हमारा 2017 वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2016 वाले के बोर्ड के पेपर को डिस्कस करेंगे।